कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आरआरबी ग्रुप डी का जो आप लोगों का एग्ज़ाम है, जिनका भी मेरे दोस्त 5 अगस्त को होने जा रहा है, ठीक है? मैंने कल ही कहा था कि जिनका पेपर आज 5 अगस्त को होगा, तो सुबह के 4 एएम पे सुबह के 4 एएम हो चुके हैं और मैं अपने कहने के अकॉर्डिंग रामबाण पेपर के साथ, प्रश्नों के साथ हाज़िर हूँ। तो जितने भी मेरे दोस्त आज के एग्ज़ाम में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी भी शिफ्ट में आप अगर आपका एग्ज़ाम है, तो आप इन प्रश्नों को एक बार जो है देख लो और एग्ज़ाम हॉल में चले जाओ। 100% है कि आप इस क्लास को अगर पूरे के पूरे अंत तक 1 से लेके 100 तक के प्रश्नों को देखते हो, तो डायरेक्ट प्रश्न ये आप लोगों के एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाएँगे, ठीक है? तो कहीं न कहीं अगर आपको एक सीट पक्का करना है, तो आप इस क्लास के हर एक प्रश्नों को देख लेना है क्लास के अंत तक। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि सुबह के 4 एएम पे आपके लिए स्पेशल क्लास ला रहा हूँ 5 अगस्त वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं। तो मैं तो अपने कहने के अकॉर्डिंग हाज़िर हूँ, पर आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि जितने भी मेरे दोस्त हैं, अगर आप देखोगे तो 4 एएम पे हम आपका एग्ज़ाम है और हम आपके लिए रात भर मेहनत किए हैं। एक-एक प्रश्न आपको गेस किया हुआ यहाँ पे दे रहे हैं, जिस तरीके से प्रश्न आप लोगों के एग्ज़ाम हॉल में पूछे जा रहे हैं और कहीं न कहीं आपको 100% बेनिफिट होने वाला है इस क्लास से, ठीक है? बिल्कुल नया जो है आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस तरीके से प्रश्न पूछा गया हो, वो करंट अफ़ेयर हो या आपका जीके का प्रश्न हो या आप लोगों का साइंस का प्रश्न हो या आपका मैथ का हो या आपका रीज़निंग का हो, ये हर एक प्रश्न मैं इस क्लास में करा दूँगा और अगर आप इसको कर लेते हो तो 100% आप एग्ज़ाम हॉल में बेहतर करोगे। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि 4 एएम पे अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम 100 लाइक तो कर दोगे ना? कम से कम तो 100 लाइक इस क्लास पे आना चाहिए और एक बार शेयर कर दो क्योंकि सुबह में सभी लोग जगह नहीं हैं, तो एक बार शेयर लगा दो ताकि ये क्लास सभी लोगों के पास पहुँच सके। चलिएगा, पहला प्रश्न आप लोगों से देखिए पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम हॉल में कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? ये देखिए किसी भी शिफ्ट में पूछा जाएगा आज के एग्ज़ाम में, फर्स्ट में पूछा जाए, सेकंड में या थर्ड में, पूछा जाना तय है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? आप लोगों को मैंने क्लास में ये करा भी रखा है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। मुझे लगता है कि अगर आप केवल इस क्लास को अ, एक बार सुन भी लेते हो, देख भी लेते हो तो आपके सामने ये प्रश्न आएँगे तो आप कर लोगे, ठीक है? तो मैं तो कहूँगा कि आप क्लास को केवल देख लो अंत तक, ठीक है? 100% आपको इसके प्रॉफिट एग्ज़ाम हॉल में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है? अब देखिए दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा कि जो है पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह और यह क्रिया देती है यह क्रिया देती है। बताइएगा कौन सी क्रिया देती है? पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देती है और यह क्रिया देती है। कौन सी क्रिया देती है? तो आप लोगों को जो है देखिएगा साइंस का प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है क्रिया देती है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल इसका सही उत्तर है। आप फटाफट से देखते चलो, हम तेज़ी में प्रश्नों को करेंगे। देखिएगा यहाँ पे करंट अफेयर का प्रश्न है कि जनवरी 2026 में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का जो है आयोजन कहाँ किया गया था? क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं और आप लोग याद रखोगे कि ये जो है आप लोगों के नई दिल्ली जो है आपके भारत में है, तो यहाँ पे हुआ है ऑप्शन नंबर डी अपना भारत में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, क्वेश्चन नंबर चौथा पूछा जाएगा आप लोगों से, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का जो है 25वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का 25वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है कि जो है नई दिल्ली भारत में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो है कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5वें के राइट उत्तर आप देखो, पेपर समझ के इन प्रश्नों के उत्तर बताओ, ठीक है? जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं वो इनको पेपर समझ लो और जितना हो सके आप खुद से करोगे उतना ही बेहतर एग्जाम हॉल में भी करके आओगे। और देखो अगर आपको लगता है कि आपके लिए हमने मेहनत किया है रात भर और 4 एएम पे आपके लिए उठकर हम क्लास करा रहे हैं,
तो भाई साहब एक लाइक तो कर दीजिएगा। एक लाइक आपसे उम्मीद हम करते हैं और मुझे लगता है कि आप करोगे ज़रूर, ठीक है। और शेयर भी कर सकते हो, आपको लगता है कि मेहनत आपके लिए हमने किया है तो हड़प्पा जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा 5वें नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की जो है शुरुआत किस वर्ष की थी। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किस वर्ष की थी। क्वेश्चन नंबर छठे के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं और जितने भी मेरे दोस्त छठे नंबर का राइट उत्तर यहाँ पे याद रख रहे हैं 1582, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। आपको याद रखना 1582 आपके एग्जाम हॉल में जो है ये आने वाले प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7वां। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए मैंने कल भी क्लास आपको दिया था 4 वाली और डायरेक्ट वहां से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में डायरेक्ट फंसा था, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछेंगे क्योंकि जिन टॉपिकों से प्रश्न आपके अब तक पूछे जा रहे हैं हम उन टॉपिकों के उन पेपरों के आधार पे इस क्लास को करा रहे हैं और सीधा आपको इसके बेनिफिट आपके एग्जाम हॉल में मिल रहा है, ठीक है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र में मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, आप लोग को याद रखना है रेटिना दृष्टिपटल उसको हिंदी में बोला जाता है। आपको दोनों तरीके से याद रखना है, ये पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई यूनिट, आपको देखिए एसआई यूनिट से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला पूछ रहा है हर एक जो है दिन, हर एक शिफ्ट में विद्युत आवेश का पूछा गया। तो विद्युत अगर आवेश का पूछेगा तो आपको याद रखना है कि जो है कुलाम्ब होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, कुलाम्ब। वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का। एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का। ओम किसका होता है, प्रतिरोध का। ये चारों के चारे आप जो है नोट कर लो, बहुत खास है। आप सुन लोगे भी तब भी काम हो जाएगा। मुझे लगता है कि इतना जल्दी तो भूलोगे नहीं, तुरंत ही एग्जाम हॉल में जाना है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है, कह रहा है यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि एक वस्तु को 960 में बेचने पर 20% की हानि होती है, ठीक है जी। 20% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा, ये देख लो स्टार प्रश्न है। और बिल्कुल ही आप देखना कि इसी पैटर्न पे मैथ के प्रश्न पूछे जाएंगे और आप वहां पे करके आओगे 100%, इस क्लास को करके जा रहे हो तो, ठीक है। कहीं पे भी चेंजिंग नहीं होने वाला है पेपर में। आप केवल और केवल ध्यानपूर्वक यहाँ पे समझ लो, 960 रुपये में हमने कोई सामान बेच दिया तो हमें हो गया हानि। हानि का मतलब ये हुआ कि हम 80 रुपया में ही बेच दिए हैं 100 वाला सामान, इसलिए मुझे हानि हुआ था, ठीक है। अब 20% का लाभ मुझे कमाना है तो मैं क्या करूंगा कि 100 रुपया का अगर सामान खरीदा हूँ तो बेचूंगा 120 में, तभी जाके मुझे प्रॉफिट होगा। ये 100 से 100 कट जाएगा और यहाँ पे जो है यहाँ पे कट जाएगा कितना, 8 एकम में 8, 8 दूना 16, 120 नहीं, 120 नहीं होगा। यहाँ पे केवल और केवल कितना हो जाएगा, 12 मरतबे 12 8 96। और 12 बराही गुणा कर लो 144 पर एक जीरो लगा दो, अर्थात हमें बेचना पड़ेगा 1440 रुपया में। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल ही राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा 11वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और आपसे पूछा जाएगा। देखिएगा करंट अफेयर का प्रश्न है, मई 2026 में पीएम मोदी ने किस देश में तीसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। क्वेश्चन नंबर 11, 11वां नंबर प्रश्न बहुत खास है, वीवीआई प्रश्न है। आप देख लेना आपके एग्जाम हॉल में ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो सीधा आपका उत्तर आना चाहिए नॉर्वे। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, नॉर्वे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है फरवरी 2026 में इजराइल की संसद द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा जो है सर्वोच्च संसदीय जो है सम्मान दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12, 12वां नंबर स्टार लगा लो। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आने वाला प्रश्न है कि फरवरी 2026 में इजराइल की संसद द्वारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा जो है सम्मान जो है पुरस्कार दिया गया है। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। ऑप्शन नंबर
बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा पूछा जाएगा कि दिल्ली सरकार ने 1 अप्रैल 2026 पुरानी लाडली योजना के जो है स्थान पर कौन सी नई जो है योजना शुरू की। जो पुरानी लाडली योजना थी उसके स्थान पे कौन सी योजना शुरू की है। तो आपका जो राइट उत्तर बनेगा, जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने बताया है कि लाडली बहन योजना, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। मैं फिर कह रहा हूँ कि भाई साहब, अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका भी आपका भी एग्ज़ाम किसी भी दिन है, आगामी किसी भी दिन है, तो आपके लिए हम ऐसे क्लास रेगुलर सुबह के 4 AM पे लाएंगे। जिस जिस दिन भी जिनका भी एग्ज़ाम है, सुबह के 4 AM वाली क्लास रामबाण वाली कर लेना, आपको 100% बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो एक बार क्लास को शेयर भी कर दो जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हो, ठीक है। चलिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है। यदि किसी चालक का प्रतिरोध दुगुना कर दिया जाए तो प्रभावित धारा का मान क्या होगा। इसने कहा है कि यदि किसी चालक का जो है प्रतिरोध दुगुना कर दिया जाए तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14, 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14, जिन्होंने बताया धारा का मान जो है आधा हो जाएगा, ये बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, 15वां नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप स्टार लगा लो। ये प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में सीधे किसी न किसी शिफ्ट में ये पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद से इन प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है, तो आप इन्हें जो है बेहतर तरीके से याद कर लो, ठीक है। तो 12 जो है अनुसूचियां अभी वर्तमान में, पहले शुरू में कितनी थी 8, अभी वर्तमान में पूछेगा तो आपको 12 याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है। अस्पृश्यता का अंत जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है। क्वेश्चन नंबर 16, 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। सभी लोग याद रखेंगे, संविधान से एक एक प्रश्न आ रहा है तो आपको अच्छे तरीके से जो है याद रखना है कि ये जो है अनुच्छेद 17 से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कह रहा है यहाँ पे कि इसको जो है ये कुड भाषा वाला प्रश्न है। इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा, इस तरीके का जो है ये प्रश्न है, ठीक है। संबंध हमें बताना है, तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा हम लॉजिक लगाएंगे तो प्रश्न आसानी से बन जाएगा। जिससे मुझे पता चला कि डी लिखा है, डी के बाद एफ लिखा है, डी होता है 4 पे, एफ होता है 6 पे, मतलब 2 जोड़ है, बी होता है 2 पे और 2 जोड़ोगे तो 4 पे आएगा डी, मतलब ये दोनों तो बिल्कुल गलत। दूसरा वाला अक्षर देखो एन, एन के बाद यहाँ पे लिखा है आई, एन कितने पे होता है, एन होता है आपका सॉरी के लिखा है और आई लिखा है, तो के होता है 11 पे, आई होता है 9 पे, मतलब -2। एल होता है 12 पे और 12 में से हम क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे तो 10 पे हो जाएगा कौन सा अक्षर जे। तो मुझे लगता है जे वाले के साथ जाओगे। जितने भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी को चुने हो तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है आपका, ठीक है। बिल्कुल आप कर लोगे एग्जाम हॉल में, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत बहुत बेहतरीन है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, बिल्कुल ब्लड रिलेशन के प्रश्न भी आपको कहीं ना कहीं तंग करेगा। टाइम टेकिंग होता है पर आपको ध्यानपूर्वक बनाना होता है, आप कर लोगे। इसने कहा कि पी जो है क्यू का पिता है। पी कौन है, पी जो है क्यू का पिता है, तो आप उतना ही करो जितना इसने कहा। पी जो है क्यू का पिता है तो पी क्यू से ऊपर रहेगा, और आर एस का पुत्र है। आर कौन है, एस का पुत्र, अच्छा जी। टी एस का भाई है, टी कौन है, टी पी का भाई है। पी का भाई कौन है, टी, टी ये भाई है। टी जो है भाई है किसका, पी का। फिर कह रहा है यहाँ पे कि क्यू आर की बहन है, एस टी से किस प्रकार संबंधित है, अच्छा जी। अब देखिए यहाँ पे है क्यू आर की बहन है, क्यू कौन है, आर की बहन। क्यू जो है ये आर की बहन है, ये बहन है मतलब माइनस है। अब इसने कहा है कि आर एस का पुत्र है। आर कौन है, एस का पुत्र। आर जो है एस का पुत्र है, ये जो है एस का पुत्र है, तो समझिएगा ये दोनों भाई बहन है।
तो एस का पुत्र होना है, अर्थात एस जो है यहाँ पे पी का भी पुत्र यहाँ पे दोनों है, तो यहाँ पे इसकी जो है ये कौन हो जाएंगे, वाइफ, तभी जाके जो है आर जो है एस का पुत्र होगा और क्यू भी हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि एस टी से किस प्रकार संबंधित है, टी का एस कौन है, तो टी से ये कौन है, इसका भाई है पी, और भाई की ये कौन है, पत्नी है। तो मुझे लगता है कि आप आसानी से जो है ऑप्शन नंबर सी को ही चुने होंगे। देखिएगा ऐसे प्रश्न आपको थोड़े से तंग करते हैं, मुझे पता है, पर आप यहाँ से समझ के जाओगे तो 100% करके आओगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग कैसा होता है। देखिएगा साइंस का प्रश्न आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा दिया जाता है तो विलयन का रंग कैसा होता है। तो आपको बताना है कि जो विलयन का रंग होता है ये जो है हरा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है इस क्लास को बनाने में, ठीक है। तो आप लोगों से हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि इस क्लास को यार कम से कम एक लाइक तो बनता है, आप लोगों से एक लाइक बनता है, क्योंकि रात भर मेहनत करने के बाद सुबह के 4 AM पे जो है मैं आप लोगों के बीच ये क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो 4 AM हो गए हैं और कहीं ना कहीं आप बिल्कुल एक लाइक कर दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए ताकि हम आगामी दिनों में इससे भी बेहतर क्लासेस डेली प्रोवाइड करें, ठीक है। मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क जो है मस्तिष्क ये उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, मस्तिष्क उत्तरदायी है, अब किसके लिए उत्तरदायी है ये आपको बताना है, बताइएगा। ये तो सभी लोग बता देंगे कि जो है सोचने के लिए भी है, हृदय के संपन्न के लिए भी है, शरीर के संतुलन के लिए भी है। तो ये सभी के सभी के लिए जो है मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है यहाँ पे कि वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता। वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आपको याद रखना है कि ये जो है आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा को जो है यहाँ पे इसका विजेता घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है 22 कह रहा है कि वर्ष 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये बहुत खास है, आपके एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न है करंट अफेयर में, ठीक है। तो आप इन प्रश्नों को रिवीजन कर लो, ठीक है, अभी भी अगर आपको टाइम है एग्जाम हॉल में जाने में। और एक बार बताएंगे कि कौन कौन जो मेरा दोस्त है जो आगामी दिनों में एग्जाम देने जा रहा है, ठीक है, किस डेट को आपका एग्जाम है एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और वो लोग जरूर ही क्लास को करिए, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम आपके लिए स्पेशल क्लास हम करा रहे हैं। जिन्होंने बताया है 131 जो है पद्म पुरस्कार जो है लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है जून 2026 में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य कौन सा बना। जून 2026 में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य कौन सा बना। क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है 58वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है पुरस्कार किस फिल्म ने जीता। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम हॉल वाला पूछ रहा है। जितने भी अब तक पेपर हुए हैं 6 शिफ्टों में, तो बिल्कुल आपको पैटर्न यही देखने को मिलेगा, इन्हीं टॉपिकों से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लाभ तो मिलेगा आपको एग्जाम हॉल में जाओगे तो इस क्लास को पूरा देखने के बाद से। तो सिनर्स जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है एक शंकु का आयतन जो है यहाँ पे दिया गया है, यदि इसकी ऊंचाई जो है यहाँ पे दी गई है तो इसकी जो है त्रिज्या क्या होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 25, अब बताइएगा 25वां नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और देखिए बहुत सिंपल है, आप आसानी से इसे कर सकते हो। सबसे पहले जो है शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप आसानी से कर लोगे। यहाँ पे इसने आयतन दे रखा है 1232, फिर से जो है इसने कहा है कि 1/3 पाई का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 22/7, और यहाँ पे जो है आर का वैल्यू यहाँ पे हमें पता नहीं है,
एच का वैल्यू दिया गया है 24। अब यहाँ से सॉल्व कर लो आप। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, ये 3 के पहाड़े में 8 मर्द में, और ये 8 के पहाड़े में कट जाएगा, 8 के पहाड़े में ये कट जाएगा, 8 एक में 8, फिर हो गया आपका 4, 8 पचे 40, फिर 8 चौका 32। अब देखिए 22 के पहाड़े में, 22 के पहाड़े में कट जाएगा, 22 साते 154। अब एक तो नीचे 7 है, तिरछा तिरछे गुणा होगा, 7 सत्ते 49, बराबर इधर हो जाएगा आर स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर से जाएगा तो इधर आ जाएगा रूट, तो ये वर्गमूल निकलेगा 7। आप समझ गए होंगे त्रिज्या कितना हमारा मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 नंबर प्रश्न। एक बेलन की त्रिज्या 3.5 सेमी और ऊंचाई जो है 2 सेमी है, तो इसका आयतन क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा क्षेत्रमिति से प्रश्न आपके काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, ठीक है। तो क्षेत्रमिति के फॉर्मूले अगर आपको पता है तो बहुत ईजी हो जाता है प्रश्न, अगर नहीं पता है तो यही प्रश्न काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगने लगता है, ठीक है। तो इसके दोनों ही कारण मैंने बता रखा है कि फॉर्मूले आप याद रखोगे तो बेहतर है। अब देखिए इसने कहा बेलन का त्रिज्या दिया गया और ऊंचाई दिया गया, तो इसका आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पता है आपको कि बेलन की त्रिज्या बेलन का आयतन क्या, बेलन का जो है आयतन निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब जो है पाई का वैल्यू आप रख लो 22/7, आर का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 3.5 गुणे 3.5, और ऊंचाई कितना है 2 सेमी। अब इसी को सॉल्व कर लो, मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा 10 हो जाएगा, यहाँ से भी पॉइंट हटा दो 10 हो जाएगा, 7 पचे 35, 5 दूना के 10, ये 5 दूना के 10, 5 सत्ते 35, ये 2 से यहाँ पे 11 मर्द में, 11 सत्ते 77। देख रहे हो 77 घन सेमी आपके बहुत बहुत ईजी है। मुझे लगता है कि आप किसी भी एंगल से गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहा जाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा निषेचन। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है गैलेक्स गैलेक्स आई ने अपना पहला जो है कमर्शियल सैटेलाइट दृष्टि किसके द्वारा जो है लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है। स्पेस एक्स के द्वारा जो है लॉन्च किया है, स्पेस एक्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में एग्रीकोला मेडल 2026 में किसे जो है सम्मानित किया गया। हाल ही में एग्रीकोला मेडल 2026 में किसे सम्मानित किया गया। तो जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताए हैं कि जो है नरेंद्र मोदी को, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 30। देखिएगा कह रहा है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धनराशि 20 वर्षों में दुगुना हो जाता है, तो वह कितने वर्षों में 3 गुना होगा। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे मुझे पता है 2 गुना, मतलब मेरे पास 1 रुपया है, तो ये 1 रुपया जो है यहाँ पे 2 रुपया हो गया। मतलब 2 रुपया होने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास 1 रुपया था और 1 रुपया इस पे क्या मिला मुझे, ब्याज, तभी तो 2 गुना होगा। 1 रुपया मेरा वाला, 1 रुपया ये, तब जाके ये 2 गुना बना, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये समझना है, इसने कहा कि मुझे बनाना है 3 गुना। 3 गुना का मतलब ये हो जाएगा कि ये जो है 2 गुना होना चाहिए। 2 गुना मतलब इसमें 2 बढ़ोतरी होना चाहिए। अभी 1 रुपया ब्याज है तो इसमें 2 रुपये ब्याज होगा, और यहाँ पे मेरा तो 1 रुपया है, ये है 1 और 2 ब्याज मिलके तभी तो 3 गुना होगा। ये 1 रुपया मेरा खुद का पैसा और 2 रुपया मुझे ब्याज देना पड़ेगा। तो कितना समय लगेगा, देखिए 1 रुपया मेरा खुद का और 1 रुपया मेरा ब्याज होने में 20 ईयर लगे हैं। 20 ईयर, तो यहाँ पे 2 गुना होने में, यानी कि 1 से 2 होने में 2 से गुणा, तो 20 में भी 2 से गुणा कर दोगे, 20 गुना के 40 ईयर लग जाएंगे। आप सिंपल तरीके से भी जा सकते हो, मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टे 100 वाला से भी आपका राइट उत्तर निकल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 4,000 की धनराशि पर 7.5 वार्षिक ब्याज की दर से 12 फरवरी 2024 से 13 अप्रैल 2024 तक की अवधि का साधारण है। देखिए 12 फरवरी से लेकर हमें 13 अप्रैल तक जाना है। 12 फरवरी यहाँ पे देखिए लीप वर्ष है, क्योंकि 2024 में 4 से भाग लग जाएगा, तो ये महीना कितने का होगा 29।
29 में से 12 घटाएंगे कितना मिलेगा हमें, ये हो जाएगा इसमें 17 दिन, मार्च में होता है 31 दिन, और अप्रैल में जाना है हमें 13 दिन। इसको जोड़ लो कितना हो जाएगा, ये 30 और ये आपका कितना हो गया, आपका हो जाएगा यहाँ पे जो है आपका हो गया 64, कितना 61, 61 हो गया, 61 दिन हो गया, 61 दिन हो गया। तो 61 दिन का ब्याज निकाल दो, मूलधन, मूलधन गुणे समय, समय दिया गया है हमारे पास 61 दिन गुणे दर, दर है 7.5/100। अब देखो ये 61 दिन है, तो यहाँ पे हमें जो यहाँ पे लीप वर्ष है, तो इसमें जो एक वर्ष में कितना दिन होगा, तो 366 दिन होगा, ठीक है। ये इसके पहाड़े में कितना मर्द में कटेगा, 6 मर्द में। यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, ठीक है। अब देख लो यहाँ से आप जो है यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, यहाँ पे जीरो, एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, 2 के पहाड़े में ये 2 मरतबे, 2 के पहाड़े में 3 मरतबे, 3 के पहाड़े ये 3 दूना का 6, 3 पचे 15, 25 दूना का 50 रुपया जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसा क्लास आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ये बहुत मेहनत करने के बाद बना है। आपको पता है कि 4 AM पे आपका एग्ज़ाम है और मेहनत हमने कर रखा है आपके लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक सीट आपको 100% मिलने वाला है, और बिल्कुल गुड ऑफ लक है। आप लोग जितने भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम हॉल में आज जाने वाले हो, बिल्कुल आपकी जो है बिल्कुल सपना पूरा होने वाला है, बिल्कुल आप बेहतर करने वाले हो। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 जो है आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हुमायूंनामा की जो रचना है गुलबदल बेगम ने की थी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किस मुगल बादशाह ने सिजदा और पाबोस प्रथा को समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 34, 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है, शाहजहां ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, ये प्रश्न स्टार लगा लो, ये सिलेक्शन वाला क्लास है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो आपको याद रखना है यहाँ पे 35वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आपको कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 36, 36वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। कौन सी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं कि जो है यहाँ पे मैग्नीशियम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि पादप कोशिका की बाहरी सबसे कठोर परत कौन सी होती है। पादप कोशिका की बाहरी सबसे कठोर परत कौन सी होती है। क्वेश्चन नंबर 38, 38वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। मुझे लगता है आप गलती नहीं करोगे, 100% जो है सही लगा के ही आने वाले हो। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2026 कहाँ आयोजित हुआ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छपने वाला प्रश्न है। सी ड्रैगन 2026 में कहाँ आयोजित किया गया है। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है गुआम में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है गुआम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 40, 40वां नंबर प्रश्न देखिएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 40, 40वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। यहाँ पे ध्यानपूर्वक आपको देखना है, लिखा है यू, यू के बाद सी लिखा है, सी के बाद के लिखा है, के बाद एस लिखा है, एस के बाद हमें अगला पद पता करना है। तो हम सी और यू के बीच में जाएंगे, तो यहाँ पे थोड़े से आपको ज़्यादा समय लगता है। अगर हम देखेंगे यहाँ से यू से के पे, तो सी होता है 3 पे, के होता है 11 पे, 3 से 11 पे जाने में 8 प्लस किया गया है, 11 से ये एस 19 पे होता है, 11 19 यहाँ पे भी 8 जोड़ा है, अर्थात ये 21 पे होता है, सी 29 पे, यहाँ पे भी 8 जोड़ा गया है, तो इसके आगे हम भी 8 जोड़ेंगे, एस 19 8, 19 8 27, 27 पे होता है ए,
मतलब ये भी वाले बिल्कुल गलत। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आएगा ए, दूसरा वाला अक्षर चेक कर लो, टी भी जे, यहाँ पे भी कितना जोड़ रहा है, 8 ही जोड़ रहा है, देख लो। 18 हो गया, 18 में 8 जोड़ोगे, 18 8 जो है 26, 26 पे होता है जेड। मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है यहाँ पे बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। दी गई जो श्रृंखला है इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे और बिल्कुल ही आप आसानी से समझने की कोशिश करोगे तो बन जाएगा। 14 से 26 हुआ है, कितना हुआ है, 12 जोड़ दिया है। 26 से 39 हुआ है, यहाँ पे कितना जोड़ दिया आपका, 23, 23 जोड़ा गया है। इसके आगे अगर चलते हैं हम लोग तो कितना जोड़ा गया है, ये जो है आपका 32 जोड़ा गया है। ठीक है, अब इसके आगे चलोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये देख लो कितना हो रहा है। ये आपका हो जाएगा 3 और ये आपका हो जाएगा 4, 43। अच्छा जी, हम यहाँ से यहाँ जाने में कितना जोड़े हैं, 11, यहाँ से यहाँ जाने में 11, यहाँ से यहाँ जाने में 11, तो इसके आगे भी हम 11 जोड़ देंगे, बिल्कुल आसान है। तो ये कितना हो जाएगा, 54, 54 जोड़ते हैं तो 4 4 8, 5 2 7 और 1 168 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर, 78 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है कि जंतु कोशिका में कौन सी संरचना अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका में कौन सी संरचना अनुपस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 42, 42वें नंबर प्रश्न को देखिएगा और जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है 42वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये कोशिका भित्ति है, तो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी। 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी। क्वेश्चन नंबर जो है 43, 43वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है जिन्हें बताया है 15वां, तो बिल्कुल राइट उत्तर। अगर स्वतंत्र भारत की पूछा जाए मतलब आज़ादी के बाद ये 7वीं जनगणना है और आज़ादी के पहले 8 ठो जनगणना हो चुकी थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 2011 की जनगणना का जो है आदर्श वाक्य क्या था। 2011 का जो जनगणना है उसका आदर्श वाक्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 44, 44वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ चुके हैं और अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की जो है शुरुआत के रूप में कृषि रणनीति अपनाई गई। क्वेश्चन नंबर 45, 45वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर ए तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है आपके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। तो इस तरीके से हम आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे अब तक भी रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक हमारे क्लास को लाइक नहीं किया था तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर दो, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया गया है तो ये क्लास बना है और इसके फ़ायदे आपको सीधे एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप जाओगे एग्ज़ाम हॉल में और आओगे तो इसके फ़ायदे आपको 100% मिलने वाले हैं। 4 AM पे ये क्लास मैंने कराया है और जितने भी मेरे दोस्त हैं उनसे हम रिक्वेस्ट किए थे कि एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे लगता है कि सभी लोग करेंगे। और इससे बेहतर क्लास अब जो है आगामी दिनों में जिनका भी पेपर है बिल्कुल हम ऐसे ही कराएंगे जिस तरीके से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हम उन्हीं टॉपिकों को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।